अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची है और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से और दीगर कई मामलात पर प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। मौजूद गुफ्तगू आजकल महंगाई है। एक आम आदमी का, एक आम पाकिस्तानी का मसला महंगाई ही है। इसके अलावा और दीगर मसाइल पे जिन पे गुफ्तगू हो रही है, यकीनन उसके ऊपर बात होना ज़रूरी है, लेकिन बराह रास्त उसका एक आम आदमी से ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए शायद उसको दिलचस्पी नहीं है कि सेनेट में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है उससे क्या फ़र्क उसको पड़ना है। वो सवाल आज भी यही है कि ये सारी जो जोड़ तोड़ है, सियासी मामलात हैं, वोटों का मुस्तरद होना है, सही होना है, किसकी बरतरी है, कौन अक़लियत में है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ चीनी बेसिक कमोडिटी है, बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है या हमने बना ली है। बहरहाल इसको जो भी नाम आप दे लें, लेकिन उसकी कीमत जो है वो 100 रुपये से तजावुज़ कर गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिलसिला और मज़ीद कितना आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा, कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि बढ़ती कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे काबू में किया जाए। अब ये सवाल जिससे भी करते हैं तो जवाब आगे से यही मिलता है कि जनाब ये फ़लाना उसकी ज़िम्मेदारी है, ये सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, सूबाई हुकूमतें वफाक की तरफ देखती हैं, मिसमैनेजमेंट है और दीगर कई मामलात हैं जो सामने आते हैं, लेकिन हल किसी के पास नहीं है। अब सोचना यह है कि ये जो अवामी मसाइल हैं इनको कैसे हल किया जाएगा। ये मैंने सिर्फ एक कमोडिटी जिसका अभी तस्करा किया है, चीनी की बात की है। इसके अलावा जो दीगर अजनास हैं, जो दीगर अशिया ज़रूरियाँ हैं, उनकी कीमतों का भी कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है। और एक और बड़ा मसला जो आए दिन आवाम के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है, वो पेट्रोल के बढ़ते नर्ख हैं। अब ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए, या ऐवानों में जो खलबली है या जोड़ तोड़ है या एक दूसरे से जो सर टकरा रहे, अगर ये खालिसतन अवामी मफादात की बात करते या अगर उनके लिए सारे मामलात होते तो शायद सूरत हाल जो है आज मुख्तलिफ होती। बहरहाल इन तमाम मामलात पर आज गुफ्तगू करेंगे बड़ी तफसील से, और बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। मौका मिलेगा आज खुलकर बात करने का, इन मसाइल को समझने का, और साथ ही जैसे मैंने अभी अर्ज़ की कि ज़िम्मेदारी किसकी है, कौन ये मामलात ठीक करेगा, सुधार इसमें लेकर आएगा, ये समझना ज़रूरी है। तो हमारे मौजूद मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, बड़े ख़ास मेहमान बशीर मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कलमकार हैं, लिखते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं और बड़ी खुलकर बात करते हैं। तो मीर साहब को एक दफ़ा फिर सुबह के वक्त जो है आज खुशामदीद। मीर साहब, बड़ी नवाजिश। बहुत शुक्रिया आपका। मीर साहब, ये तो पहले फरमाइए कि जो मैंने बड़ी लंबी तमहीद बांधी है, जिम्मेदारी किसकी है? सुबह साल सुबह आपने सख्त वाली हो गई है। इसका ज़रा मैं चाहूँगा तज्ज़िया हो जाए, क्योंकि 3 साल गुजर चुके, सेनेट का मामला हल हो गया, सारे मामला हल हो गए, अवामी मसाइल की बारी हल हो गया। मैं सोच रहा हूँ हल हुआ है या नहीं, आप बताएं। अच्छा, ये अभी 2 दिन पहले हमारी सदर ममलकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से हमारी कराची एडिटर्स क्लब की मुलाकात हुई। तो हमारे सारे बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट 20-25 लोग जो है हमरा थे। तो इसी तरह गुफ्तगू होते हुए महंगाई का भी जिक्र हुआ, और इसी तरह और भी जो इश्यूज़ हैं और कुछ कराची के इश्यूज़ के ऊपर भी दोस्तों ने भी पूछा। तो उनका एक जुमला था जो आपकी गुफ्तगू सुनते हुए मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा वो आपसे शेयर कर दूँ। उन्होंने कहा कि जब मैं हुकूमत में नहीं था, यानी कि जब पार्टी हमारी हुकूमत में नहीं थी, तो हम बाहर अपोजिशन में थे, स्ट्रगल कर रहे थे, और उस वक्त सोचते थे कि यार ये तो चीज़ें बड़े आराम से ठीक हो जाएंगी, और हम अगर हमें मौका मिलेगा तो हम तो एक लम्हे में यूं कर देंगे और इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे। कहते लेकिन कुछ ऐसा मसला है कि जिस वक्त हम पावर में आए हैं, ये वो अपना उनका मौक़िफ़ है, हम इसको माने या ना माने। तो उनका मौक़िफ़ है कि जब हम आए तो जैसे ही सिस्टम के अंदर इन हुए तो एक एक चीज़ को देखना शुरू किया, तो पता चला कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मसलन एक चीज़, और वो शायद इस तरह भी हुई हैं, मसलन एक काम हुआ, उसके अंदर कोई फ्रॉड आया तो एक उन्होंने और बैरियर लगा दिया, फिर दूसरा लगा दिया, फिर तीसरा लगा दिया, बल्कि उसको आसान बनाने की बजाय वो और मुश्किल होता गया। तो उन्होंने कहा अब अगर कोई चीज़ करना चाह रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा लगता है कि अच्छा नहीं, इसकी खातर ये करना पड़ेगा, इसकी खातर ये करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अभी एक काम मैं करना चाह रहा था, तो वो वाकई 2.5 साल के बाद अभी मैच्योर होता हुआ लग रहा है, और कई चीज़ें अभी नहीं हो पाई। तो क्या है कि हम जो गवर्नेंस का जो हमारा निज़ाम है उसकी जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमें पता है कि एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसको डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जैसी हस्ती जो है वो उसको चेयर कर रहे हैं, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के इस मामले में,
और वो स्टेट बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, डीन रह चुके हैं IBA के, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुके हैं माशाल्लाह। एक बहुत बड़ा, पता नहीं 50 ईयर से ज़्यादा उनका काम का एक्सपीरियंस है, और वो 2.5 साल 3 साल आपने क्या हो गया अभी तक वो नहीं कर सके। हैरान कौन बात है। वो रिफॉर्म्स बता ही नहीं सके। नहीं उन्होंने किताब लिखी है माशाल्लाह, किताब वो लिखी है, लेकिन जब वो सिस्टम में उन्हें कहा गया है कि आप ये करें, वो सुनने में आया कि प्राइम मिनिस्टर इस पे बड़े जो है वो रंजीदा भी हुए हैं, और शायद जो है वो थोड़े संजीदा भी हुए हैं, मजीद संजीदा हो गए कि भाई ये आप डॉक्टर साहब आप हमें रहनुमाई करने के लिए आए थे, तो डॉक्टर साहब की रहनुमाई अभी तक दस्तयाब नहीं है। मैं कि मकसद है कि वो कोई ऐसी कोई रोड मैप ही नहीं दे मेरा ख्याल पाए कि मैं कहाँ से शुरू कराऊं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम बाहर बैठे हैं ना, हमें भी बहुत सी चीज़ें आसान लग रही हैं। जैसे हम कहते हैं कि यार देखें, कुछ काम है जो आइन कहता है कि ये वफाक ने करने हैं, ये सूबे ने करने हैं, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट ने करने हैं, तो हम तो अपना एक लोकल गवर्नमेंट ही उड़ा चुके हैं उसमें से, ठीक है। यहाँ आए तो अब कहीं और जाएं, तो पहले कचरे में हमें शापर नजर आते थे, अब हमें मास्क भी पड़े हुए नजर आते हैं, तो इसका मतलब है हमारा कचरा बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन उसकी सफाई का सिस्टम नहीं है। एक छोटी सी बात है ये कि मसलन कोई एक बंदा कह देना कि यार पाकिस्तान का फलां शहर बहुत साफ है, ठीक है, और वो इस वजह से है कि वहाँ का जो लोकल निज़ाम है वो बहुत अच्छा है, तो हमारे पास वो एग्जाम्पल नहीं है। तो लिहाजा ये जो आपने फरमाया कि मसलन प्राइसेस बढ़ना, चीनी की आप बात कर रहे थे, किसकी जिम्मेदारी? देखें, गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं जो क्वालिटी कंट्रोल के भी हैं। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी अभी तो हम जिक्र नहीं करते, हम तो प्राइस में फंस जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि आप देखें कि किस तरह की चीज़ें हमें जो है वो सेल के लिए पेश की जा रही हैं। दुनिया में आप जाते हैं कई मुल्कों में, तो अब और भी दुनिया के बहुत से लोग जो हमारी बात सुन रहे हैं वो जाते हैं, तो वो इस बात पे उनको प्रॉब्लम नहीं होती कि चीज़ सही नहीं है, एग्जैक्टली वो उनकी रेंज में है या नहीं है, वो इशू हो सकता है, लेकिन उन्हें ये जो है ना उनके अंदर एक कंफर्म बात है कि ये जो चीज मार्केट में सेल के लिए पेश की गई है ये गलत हो ही नहीं सकती, गलत नहीं हो सकती, बिल्कुल ना फूड गलत हो सकता है, ना मेडिसिन गलत हो सकती है, ना कुछ, इनके सब स्टैंडर्ड चीज जो है वो सेल के लिए नहीं है, जो वहां का एक स्टैंडर्ड बताया गया है। फर्ज करें आप अमेरिका में तो अमेरिकन स्टैंडर्ड है, यूरोपियन स्टैंडर्ड है, फलां है, एक पाकिस्तान स्टैंडर्ड भी है, लेकिन अगर हमारे अंदर यही चीज आ जाए कि भाई जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड बताया गया है और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के करीब तर ही होगा, तो भाई अगर हम यहाँ पे ये खरीदारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है इससे कम नहीं है ये प्राइस के ऊपर, फिर लोग मेरा ख्याल है कम गुफ्तगू करेंगे। हमारा इशू ये भी है कि हम चीज़ लेते भी हैं और वो चीज़ भी सब स्टैंडर्ड निकल आती है, सही है। तो लिहाजा ये एक चीज़ जो प्राइस एकदम बढ़ने की आपने बात किया था, अब देखें जब आप बार बार बजट लाएंगे ना, मिनी बजट्स लाएंगे, तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बिल्कुल मतलब देखें ना कि आपके पास जो है वो पेट्रोल का आपने जिक्र कर दिया, तो पेट्रोल क्या है कि जी वो ट्रांसपोर्टेशन में डीजल पेट्रोल यूज हो रहा है, एक बंदे की कॉस्ट बढ़ जाती है तो वो प्राइस बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं इसको एक और तरफ देखता हूँ, देखते हैं, मैं कल परसों भी किसी दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा यार एक महंगाई की एक वजह ये भी है कि ये जो हमारा किरायादारी का निज़ाम है, ट्रांसपोर्टेशन अपनी जगह और एक किरायादारी का निज़ाम, मसलन एक बंदा है वो उसने दुकान अपनी भविष्य छोटी है बड़ी है, तो उसके जो जिन लोगों ने उसको किराए पे चढ़ाई हुई है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, उनकी वो आमदनी है, उनकी वो ब्रेड बटर का जो है ना वो इंतजाम है, ठीक है। हम देखते हैं कि कुछ इलाके पाकिस्तान के शहरी इलाकों में ऐसे हैं, कई शहरों में कि जहाँ पे दुकान का जो किराया है वो लाखों में है, लाखों में, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। अब उसने कहाँ से देना है? बिल्कुल ऐसा ही है, अवाम से, उसकी सेल होगी तो वो देगा, ठीक है। अब एक चीज जो है वो बाज दफा आप देखें, आपकी खेत में जैसे सब्जी है या फल है, तो वो खेत में जो है उसकी प्राइस जो है वो बहुत कम है, ठीक, मंडी में थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन दुकान पे आते हुए वो बहुत ही हाई हो जाती है, अब उसकी वो सारी कॉस्ट उसमें शामिल हो रही है। तो लिहाजा जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है हमने उसको भी आउट कर दिया, ऐसा ही बहुत बढ़ा दिया, तो वो बोझ आ गया कंज्यूमर के ऊपर। तो ये जो एक कंपटीशन की फ़ज़ा बनाने की ज़रूरत है कि एक बेहतर कंपटीशन बने जी, उसमें गवर्नमेंट का बड़ा रोल है, ठीक है, गवर्नेंस का रोल है, उसको अगर वो नहीं एड्रेस कर रहे तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएंगी। लेकिन अगर ये तो मुझे नहीं लगता कि मसलन आप ये नहीं, जो सिस्टम ये बनाया गया है कि जी अच्छा जी हर 15 दिन बाद प्राइस जो है ना पेट्रोल की जो है वो होंगी, बिजली का आप देखें निज़ाम बिल्कुल ऐसा ही है,
फिर उसके पैसे बढ़ रहे हैं, फिर पैसे बढ़ रहे हाँ, हैं। मिसल अगर आप ये गवर्नमेंट तय कर दे कि जी जो हमने ये पेश की है चीजें, ये 3 महीने या 6 महीने या कोई एक बेंचमार्क बड़ा रखें, ठीक है, 15 दिन का तो कोई मेरा ख्याल है कोई दुनिया की कोई चीज प्लानिंग नहीं की जा सकती। तो लिहाजा ये तो बिल्कुल जो है ना खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद ही फेल होने की कोशिश कर रहे हैं और मजीद होते जाएंगे। मेरा ख्याल है अगर सिस्टम इसी तरह चलाएंगे तो कभी भी नहीं हो सकेगा। कम से कम एक क्वार्टर तक तो तय एग्जैक्टली क्वार्टर तो चलो हम कहते हैं दुनिया के कम से कम एक क्वार्टर। बिल्कुल आपने ठीक है भाई आप देखें कि कौन सा ऐसा कारोबार है जो आप 15 दिन के बाद अपनी कॉस्ट को फिर चेंज कर नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, तो कम से कम एक क्वार्टर तक तय करें। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अब तो खैर काफी मीटिंग्स के बाद उन्हें बहुत सी चीज़ों की जो है वो इदराक हो चुका होगा और उन्हें जो है हमें इस पे जो है ना वो कहते हैं हुस्न ज़न रखना चाहिए कि भाई अब उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि ऐसा काम नहीं हो सकता कि मैं अगर 15 डेज के बाद जो है वो प्राइस इंक्रीज करूंगा या नीचे करूंगा, तो जिस बंदे ने अभी ये कोटेशन दी है अभी तो उसकी क्लियर नहीं हुई और उसका वो कोटेशन खत्म होगी। दूसरी तरफ इन्वेंट्री गेन्स जो होते हैं ना, जो माल रखा हुआ होता है उसके ऊपर जो फायदा है, जो पेट्रोल की जो कंपनीज है, जो बड़े बड़े ऑयल जिन्होंने डंप किए हुए हैं, इनको कितने फायदे हो रहे हैं इसकी तो अभी एक अलग। अच्छा, इसमें यासर एक और चीज है, देखें जो ट्रस्ट लेवल है ना बिटवीन द बिजनेस कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट, वो भी मेरे ख्याल बहुत ज्यादा। अच्छा, एक परसेप्शन ये बनी हुई है ये बहुत माल बनाते हैं, जी जी, ये भी है एक परसेप्शन है, ठीक है। उनका है कि यार हमें कौन कौन निचोड़ेगा, ये भी ठीक है। एक इदारा आ जाता है, दूसरा इदारा आ जाता है, तीसरा है, फिर आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे वो पैसे बचाएं, ठीक है। वो खा क्वालिटी के वो कंट्रोल कर रहे में उसमें थोड़ी सी डंडी चल जाए जी जी, या कोई और ठीक है। तो लिहाजा आप ये देखें कि ये जो सिस्टम है, जो हमारी ताजर बरादरी है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो जॉब भी क्रिएट कर रही है, ठीक है। वो आपको चीजें जो हैं वो मुहैया करने का जरिया भी बन रही है। वो एक सिस्टम जो है अगर वो नहीं हो तो गवर्नमेंट तो ये सब सप्लाईज नहीं कर सकती। तो लिहाजा उसके साथ एक ऐसा फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है मेरा ख्याल है। हाँ, कि ताकि वो ये समझे कि देखें आप अपना टैक्सेशन का सिस्टम ठीक करें ना, आप उनको चोर ना बनाएं या ना कंसिडर करें। तासुर यही दिया जाता है, जो तासुर दिया जाता है। आप देखते हैं कि वो कहते हैं हाँ आप जो एक फैक्ट्री को आप चेक करते हैं या एक पर्सन की आमदनी को चेक करते हैं तो आपका सिस्टम बेहतर होना चाहिए। मसलन आप उसके ऊपर उस तरह शक कर रहे हैं जैसे एफआईआर कटती है कि भाई पहले जो है ना एफआईआर में तो गोल पर्चा काटो और सबको गिरफ्तार कर लो, उसके बाद आप देखेंगे हाँ तुम साबित करो तो फिर तुम इसमें से निकल जाएंगे। तो इट्स नॉट ए गुड। ठीक है मिस साहब, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक और हमारे बड़े खास मेहमान हैं, कुछ देर बाद हमें वो भी ज्वाइन करेंगे, उनको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। तो एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मौशी मामलात के हवाले से, हुकूमत की तरजीहात के हवाले से और बढ़ती हुई कीमतों को कैसे काबू में किया जाए। एक आम आदमी का, एक आम पाकिस्तानी का मसला यही है। और साथ साथ मैं जैसे अर्ज़ करता हूँ कि ये जो गंदगी और दीगर जो मसाइल थे जो शहर कराची में अक्सर हम इसके ऊपर बात किया करते थे, अब ये मसला पूरे पाकिस्तान का बन चुका है, बिलखुसूस शहर लाहौर में जो इस वक्त सूरत हाल है। बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है जी। लोग परेशान हैं, सवाल कर रहे हैं कि ये जो जाबजा गंदगी के ढेर नज़र आते हैं, कौन इसको ठीक करेगा और किस तरह ये सारे मामला कंट्रोल में आएंगे। बहरहाल तमाम मामला पर गुफ्तगू करेंगे जी, मसला है। एक और हमारे बड़े ख़ास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रेक के बाद। शाकिर उमर गुज्जर साहब एनालिस्ट हैं, उन्हें भी हम खुशामदीद करेंगे। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शाकिर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ मौशी मामलात के हवाले से, और अब मसाइल कमोबेश एक जैसे ही हैं, चाहे शहर कराची के हों, चाहे लाहौर के हों या किसी और शहर की बात कर ली जाए, तो कैसे मामला ठीक होंगे। बल्दियाती हुकूमतें हैं नहीं, हुकूमतों की तरजीहात में चीज़ नज़र आती नहीं है, तो फिर सुधार कैसे आएगा, ये फरमाइए ज़रा। असल में जी बहुत ज़रूरी है कि इसमें इन सब मामला तो वफाकी गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले। ठीक है। और ज़ाहिरी सी बात है, देखिए मेरा ताल्लुक़ है डेयरी से जी जी।
और मैं ये समझता हूँ कि वफाकी गवर्नमेंट की बाज़ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पर दूध, गोश्त, अंडा, मुर्गी, दीगर चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ठीक ठीक। तो बहुत ज़रूरी है कि आप, चूँकि मैं आपसे अर्ज़ की मैं डेयरी के मुतालिक बात करूँगा ज़्यादातर, पाकिस्तान एक फूड डेफिशिएंट मुल्क है। पाकिस्तान अपने मुल्क में के जो मवेशी हैं उसका 45% चारा पैदा करता है, और वही 45% चारा जो आपके लिए पूरा नहीं है उसमें से भी एक्सपोर्ट कर देती है गवर्नमेंट, और जब वो एक्सपोर्ट हो जाता तो मेरे लिए कीमतें बढ़ जाती हैं। मेरे लिए जैसी कीमतें बढ़ती हैं उसका इम्पैक्ट आता है दूध, गोश्त, अंडा, मुर्गी की कीमतों पे, वो आपके लिए बढ़ती हैं, मेरे लिए नहीं बढ़ती। तो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फौरी तौर पर डिसीजन ले और अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाए ताकि दूध की कीमतें कम हों, गोश्त की कीमतें कम हों, मुर्गी अंडे की कीमतें कम हों। और बाज़ पे प्राइस कैपिंग की बुनियाद पे भी महंगाई है। देखें, प्राइस कैपिंग की वजह से फार्मर का इस्तेहसाल होता है और फार्मर फिर दिवालिया और फिर दीगर मामलात उसके साथ होते हैं, तो पैदावार कम होती है। ठीक है। और जब डिमांड एंड सप्लाई के तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा तो फिर कीमतें बढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक है। पैदावार बढ़ेगी तो कीमतें कम होंगी। आप पैदावार बढ़ाने पे गौर करें ताकि कीमतें कम हों। ये तो वफाकी हुकूमत की आपके ख्याल में जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर काम करे, अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाए। पोटेंशियल तो हमारे पास है, लेकिन आपने एक बड़े अहम मामले की निशानदेही की है कि जनाब आधे से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। अभी आपकी जो पॉलिसी है, एक्सपोर्टिंग पॉलिसी, इसकी वजह से ये डिमांड सप्लाई का जो है ना बड़ा मसला आ रहा है। और फिर ये जानवरों के गोश्त का मसला हो या दूध का मसला हो या अभी जैसे कुछ मामला ज़ेर बहस आए थे, तो ये मेरे साहब एक बड़ा मसला है। जैसे अभी गुजर साहब ने बताया, कीमतें तो बढ़ने हैं, फिर जस्टिफाइड है। तो इनके पास एक फर्स्ट हैंड नॉलेज है, यकीनन वो बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन ये है कि ये समझ लें कि हमें ये सोच लेना चाहिए और ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि अफ़गानिस्तान और आगे एक दो रियासतों को गंदम हम ही नहीं देना तो लिहाजा हम इनकी इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि पैदावार बढ़ाएं। ठीक है। अब देखिए, पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, एक तो हमने बहुत सी हाउसिंग सोसाइटियाँ उसमें बना के उसको भी कम किया है। ऐसा ही हमने हाउसिंग सोसाइटियों के लिए वो जगहों का इंतखाब नहीं किया जहाँ पे बैरन थी या बंजर थी या उसको वो कि जो खेत थे हमने उनको खत्म कर दिया। मतलब लाहौर को आप देख लेना, तो लाहौर के इर्द सारे खेत थे, वो खेत अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं और सारी वो रिहायशें ही रिहायशें हैं। बिल्कुल। तो आपने उस तरह करके तो अपना वो काफ़ी, वरना लाहौर में इतनी सब्जी कहते हैं होती थी कि वो फिर वो वहाँ से आगे बहुत सी और जगहों पे भी जाती थी। अब लाहौर के लिए भी सब्जी जो है वो अवेलेबल शॉर्ट हो गई। बिल्कुल। पब्लिक भी ज़्यादा हो गई और आपने एग्रीकल्चर लैंड भी ख़त्म कर दी और दूर दूर तक जो है वो चला गया सिलसिला। एक तो ये, दूसरा ये है कि ये बात जो है ना कि भाई किस तरह आप अपनी पैदावार बढ़ाएं। अच्छा, उसमें रिसर्च की बात है। जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने वो अभी तक तो वो नहीं बढ़ा सके फी एकड़ पैदावार उतनी जितनी इंडिया में बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक है। बराबर है ना, एक जैसे पंजाब हैं, इधर पंजाब की फी एकड़ पैदावार कम है, उधर पंजाब की फी एकड़ पैदावार ज्यादा है। जमीन तो एक है, पानी भी एक है, आबो हवा भी एक है, लेकिन वहाँ पे रिसर्च का पहलू कुछ बेहतर था। अच्छा, अब ये है कि आप मजीद जमीन आपके पास मौजूद है जिसको आप एग्रीकल्चर लैंड में बदल भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो पाकिस्तान की टोटल इस वक्त एग्रीकल्चर हो रहा है उससे ज़्यादा ज़मीन मेरा ख्याल है जो है वो पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है। तो ऐसी पॉलिसीज़ जो है ना वो मेरा ख्याल है कि कुछ जो ये मामलात है ना इसमें ज़्यादा सूबाई हुकूमतों का दखल आता है। बिल्कुल ठीक है। जो एक्सपोर्ट वाला मसला है उसमें फेडरल गवर्नमेंट का आता है। बिल्कुल ठीक। और प्राइस कैपिंग की जो बात इन्होंने की है बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत से लोगों की ये राय है जो गवर्नमेंट जैसे गंदम की अपना फ़ी मन पैदावार बताई जाती है, वो सूबाई हुकूमतें भी मुकर्रर करती हैं। सिंध गवर्नमेंट अलहदा करती है, पंजाब गवर्नमेंट अलहदा करती है। इस तरह गंदम की जो इमदादी कीमत रखी जाती है उसको अगर वाकई अगर उस पर छोड़ दिया जाए, जिस तरह के बहुत सी और चीज़ें हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि जो लूज पैक में चीज़ें मिल रही हैं उस पर तो गवर्नमेंट जो है ना वो प्राइस कंट्रोल रखने की कोशिश करती है। जैसे दूध की बात हो रही है तो दूध में ये हमने देखा है कि जी वो कमिश्नर साहब की मीटिंग हो गई, वो डीसीज की होगी, वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हर ज़िले में
लोगों को जाके जुर्माने कर रही हैं, जो कि बहुत क्रूअल है, बिल्कुल जालमाना सिस्टम है कि उनके पास कुछ नहीं है। वो जाते हैं, जो कमज़ोर दुकानदार हैं उनको 10-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना करके, और अपनी कारकर्दगी वो डीसी ये पेश करता है कि मैंने आज इतने जुर्माने हुए हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में इतने, इस तरह प्राइस कंट्रोल होती है बिल्कुल। तो लेकिन जो पैक्ड है दूध, उसको तो वो कंट्रोल नहीं कर रहा, अनटचेबल है जी, वो तो उसको तो नहीं छेड़ रहा, तो वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उसके पास ज्यादा दूध जखीरा करने का भी सिस्टम है, बिल्कुल ठीक है। वो उसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे आगे जाके अपनी फैक्ट्री में, उसको प्रिपेयर करके फिर वो लाएंगे, ठीक है, वो उस पे कॉस्ट आ रही है, की रिपोर्ट उसके ऊपर भी है जो उसके अंदर चीजें मिला रहे हैं, लेकिन वो कॉस्ट तो आ रही है, लेकिन ये कि फिर वहां पे क्वालिटी का इशू आ रहा है। लिहाजा ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही हमें साइंटिफिकली और बड़े अच्छे अंदाज से जो है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है जी शाकिर साहब, असल में मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा वहीं से, प्राइस कैपिंग से। आपने देखा कोविड-19 जैसे ही मामला शुरू हुए तो तमाम कीमतें जो है आसमान से नीचे ज़मीन पे आ पड़ी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई तवाजुन ना रहा, डिमांड कम हो गई और तलब बढ़ गई, रसद कम हो गई। तो साबित ये हुआ ना इख्तियार एसोसिएशन के हाथ में रहा दूध, गोश्त और दीगर चीज़ों की कीमतों का, ना ही कमिश्नर कराची इख्तियार में हुआ। दूध फरोख्त हुआ 30 रुपये लीटर से 70 रुपये लीटर तक मार्केट में। तो इससे ये साबित हुआ कि जी दूध की कीमतों का इख्तियार, गोश्त की कीमतों का इख्तियार, मुर्गी की कीमत मार्केट के हाथ में दे दिया जाए। और दूसरा मैं बात करूँगा जी, देखें बहुत ज़रूरी ये है कि हम कीमतें बढ़ाने से ज़्यादा बेहतर है कि हमारे इदारे काम करें, वो अपने जानवर की दूध देने की सलाहियत को बढ़ाएं, वो जानवर की गोश्त बढ़ाने की सलाहियत को बढ़ाएं। जैसे पोल्ट्री ने तरक्की की, आप देखें जो कीमतें 15-20 साल पहले थी वही कीमतें अब तक चलती चली आ रही हैं, सिर्फ उसकी बुनियाद ये उसे जेनेटिकली इम्प्रूव किया गया। डेयरी में, कैटल में ये काम ना हो सका, और इसमें सबसे बड़े जो मुजरिमाना गफलत के मुतहर्रिक रहे हमारे इदारे रहे और जो करप्ट लोग रहे वो, ठीक। क्योंकि देखें अमेरिका ने, नीदरलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ब्राज़ील ने, ये चारों बड़े ममालिक हैं जिन्होंने अपने जानवर की सलाहियत को 8 लीटर से 100 लीटर तक ले गए रोज़ाना पैदावार, क्वालिटी एनिमल पे काम किया। तो वहाँ कीमतें नहीं बढ़ी, और इसी तरह यहीं पाकिस्तान में होना चाहिए। इसमें बहुत ज़रूरी है कि सूबाई गवर्नमेंट डिसीजन ले जानवरों की नस्ल कशी को रोकें। देखें सिर्फ कराची में 15 लाख मादा जानवरों का स्लॉटर होता है, 15 लाख मादा भैंसों, गाय और उनके नौज़ायदा कटड़ों का, और वो शहरों के मज़ाफ़ात में बड़े होटलों पे बच्चों का गोश्त भी मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही जो अनहाइजीनिक हम खा जाते हैं। तो बात ही नहीं हुई। तो बहुत ज़रूरी ये है कि सूबाई गवर्नमेंट जो फार्मर्स हैं, क्योंकि प्राइस कैपिंग की बुनियाद पे उन्हें कीमत पूरी नहीं मिलती, वो मजबूर हैं डे ओल्ड बच्चे को बेचने पे, हालांकि वो उनका एक सरमाया। बिल्कुल ऐसा ही। जब वो बच्चा फ़रोख्त होता है तो उसे ज़ाहिर सी बात है कि उसे लेके जाते हैं स्लॉटर करने वाले, बिल्कुल ठीक है, वो स्लॉटर हो जाता है। हमें उनकी जानें बचाने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ हम कराची को कंट्रोल कर लें तो 3 साल में 45 लाख जानवर हमें मज़ीद मैसर होंगे दूध और गोश्त की पैदावार के लिए। तो और पूरे मुल्क में अगर हम कंट्रोल कर लें तो बहुत बड़ी तादाद है, उसकी कैलकुलेशन मैं नहीं दे सकूँगा। तो बहुत ज़रूरी है इस शोबे में इनकलाब लाएं। जब इनकी जानें बचेंगी तो उन्हें हम जेनेटिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, मिनिस्ट्रीज़ वगैरह क्या काम करती हैं? फिर ये फूड सिक्योरिटीज़ के लिए बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। मैं पूछूंगा अभी ये शाकिर साहब से कि ये भी शामिल रहे होंगे उसके अंदर, बड़ी इनकलाबी तजावीज़ दी जाती हैं। लेकिन जैसे मैं कल देख रहा था विंडमिल प्रोजेक्ट के हवाले से वो कर रहे थे कि वो ख़बर चल रही थी एक चैनल के ऊपर कि जनाब वो आगे आने वाले वक्त में इसके ऊपर वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं सोचता था कि कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए जो बड़े बड़े IPPs के मालिकान हैं, ये कैसे मुमकिन है कि ये तमाम चीज़ें इधर इम्प्लीमेंट होने देंगे? मुमकिन नहीं है। तो वक्त की ज़रूरत तो है, लेकिन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। डिमांड सप्लाई का गैप बहुत बढ़ गया है। अब पीक सीज़न की तरफ आप जा रहे हैं, अभी एक बहुत बड़ा मसला है, अभी सर उठाएगा। जी मैं अच्छा, इसमें ये है ना कि देखें यासर, जब गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट रियासत जो है ना, आप उसकी अगर कमज़ोर होगी ना तो फिर गवर्नमेंट बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होगी, ठीक है। तो इसमें ये कि जो हमने जो पॉलिसीज़ बना के फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका होता है,
अगर उसमें स्टेक होल्डर जो हैं वो गवर्नमेंट को वोट देने वाले लोग हैं तो बात आके वही फंस जाती है। ऐसा ही अब देखें, एक वजीर आजम को अपनी सीट जो है वो बचानी है, तो उसके पीछे जो है वो मेम्बरान का वोट चाहिए, ठीक है, बड़े कॉम्प्रोमाइजेस हैं। सेनेट का इलेक्शन जीतना है, बड़े कॉम्प्रोमाइजेस हैं। बाकी स्टोरी एक अलग है, लेकिन ये भी एक अपनी जगह पे है। तो जैसे जो पॉलिटिक्स है ना, मैं कहता हूँ जी, आप जिस वक्त आप पाकिस्तान का कोई मसला जी आप लेके चलते हैं, तो आप चलते चलते जो पावर कॉरिडोर है, इस तरह के जो पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर है, उन तक भी बात आती है, और भी आते हैं, और भी मसाइल हैं, 5-6 अब तो पावर कॉरिडोर हो गए हैं। लेकिन बहरहाल जो ये लोग हैं जिन्होंने एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके लोग आ रहे होते हैं, उनका जो स्टेक होता है वो बहुत बड़ा नजर आना शुरू हो जाता है, और वो किसी सूरत अपने इलाके की सरदारी से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये हमारी नस्लों से हम जो है वो कर रहे हैं, या इतनी नस्लों से कर रहे हैं, और ये हमारा खानदानी सीट है, ये हमारी बाबाई सीट है। भाई ये खानदानी सीट का क्या कॉन्सेप्ट है? आबाई सीट का क्या है? ये तो पब्लिक की है। बिल्कुल ठीक है, ये तो अवाम की सीट है। जो काम करे उसको आना चाहिए, जो काम ना करे उसे आउट हो जाना चाहिए। लोग दुनिया में तो लोग दस्तबरदार भी हो जाते हैं जी, मैं अब मजीद काम नहीं हम कर सकते, या हमने डिलीवर नहीं किया जी। लेकिन यहाँ पे यह है कि नहीं जी, ये तो हमारा हक है, हर सूरत में हमें जीत के जो है ना वो ऊपर आना है। तो लिहाजा फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो सारे निज़ाम को भी बर्बाद करते हैं। ये जो पॉलिसी वहाँ से, इवन वहाँ से रोड गुजरने नहीं देते, स्कूल नहीं चलने देते, हॉस्पिटल नहीं चलने देते, कोई और काम वेलफेयर का होने लगा है जिसमें उनको नुकसान है, या उनके किसी वो अपना उनके किसी ऐसी चीज़ के ऊपर हिट हो रहा है कि जिससे वो समझते हैं कि यहाँ पे उनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे और उनकी जो है वो हेजमनी जो है वो डिस्टर्ब होगी, तो वो उसके ऊपर जो है वो कर देते हैं। तो लिहाजा ये बात हमें देखनी चाहिए कि जो पॉलिटिक्स जब तक मुल्क की ठीक नहीं होगी, वो ना इदारों को ठीक होने देंगे, ठीक है, ना वो किसी पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद होने देंगे, और वो वहाँ पे किसी ना किसी यानी कि शक्ल में वो आके उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे। अब अगर आप ये देखें कि ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, अगर आप इसमें जो कीमतों का तयन, वोट की कीमतों का तयन हो रहा था कि वोट का वो कितना है, ठीक है, हम प्राइस की बात कर रहे हैं ना, हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, हम डीजल की बात कर रहे हैं, तो वो वोट की प्राइस की बात करें आप, तो वो वोट की प्राइस जिसने जितनी भी पे की हो, ठीक है, तो एक तो वो जाहिर है कि बाइस शर्म है जी, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 ये है कि उसने अगर वो सारा वो प्रोसेस हुआ है, अब दरोग बार गर्दने रावी बकौल शख्स है कि ये हुआ है, ठीक है, और ऐसा हुआ है, तो फिर वो कैसे वो कॉस्ट निकालेगा? बिल्कुल ठीक है, कोई तो उसके पास होगा ना मैकेनिज्म कि मैंने पावर नहीं है, ठीक है ना, ये कोई सीधी बात है। जैसे हम बात करें कारोबार में लगाया पैसा, तो उसने कारोबार में लगाया पैसा, तो उसने अब इसको रिकवर कैसे करना है? तो उसने रिकवर कहाँ से करना है? इसी मार्केट से करना है, इसी सिस्टम से करना है, वो किस चीज पे असरअंदाज हो के उसने करना है। बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा हमें ऑल टुगेदर इस चीज को इतना, यानी कि मैं लोग कहते हैं ना इसका हल क्या है जी, वो कहते हैं यार इसमें पब्लिक अवेयरनेस बहुत अहम है। एग्जैक्टली, पब्लिक जितना इसके ऊपर बात करे, पब्लिक जितना इसको जो है ना वो एड्रेस करे, जितना अकाउंटेबल करे, आम सोसाइटी में अकाउंटेबल करे, ठीक है ना। अब एक बंदे की वीडियो कल से चल रही है जिसने पाकिस्तान तोड़ने तक की बात कर दी, ठीक है, अब उसको फिर बाद में जब उसको बार बार पूछा गया है ना, तो वो बैकफुट पे होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है कि ये पब्लिक का रिएक्शन आया है कि उसको बैकफुट पे होना पड़ा। पहले वो अपने फ्लो में बोल गया है, मोहब्बत में बोल गया है, अपने लीडरान की मोहब्बत में, लेकिन अब पब्लिक ने रिएक्ट किया है, वो खास सोशल मीडिया से किया है, खास रेगुलर मीडिया से भी आया है, अखबारात से भी आया है, चैनल से भी आया है, हर तरफ से आया है। उसके लिए जो है वो अपने पॉइंट पे स्टैंड करने के लिए वो उसकी तौजीहात पेश करनी शुरू कर दी, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। मैं इसीलिए ये एक पॉइंट है जी। और जो आप जब आप बिजनेस के हवाले से बात करते हैं या दीगर चीज़ों के हवाले से बात करते हैं या पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से बात करते हैं, तो पब्लिक को ऐसा ही रिएक्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शाकिर साहब, अब जैसे भी गुफ्तगू हो रही है कि प्राइस मैकेनिज़्म के हवाले से यकीनन बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं है। किसी भी शोबे की बात कर लें, पहले तो दूध की बात होती थी, चीनी यहाँ अब प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही है, और दीगर चीज़ों की प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिर ये मामला हल कैसे होंगे, ये ज़रा समझाइएगा। और फिर आप अपनी फील्ड के हवाले से ज़रा बताएं ना कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लोग तो ये देखते हैं
कि जी आए दिन पेट्रोलियम प्राइसेस के इजाफे का बहाना बनाकर जो प्राइसेस में इजाफा होता है, असल में क्या सारी कहानी है, ये तो ज़रा समझाएं एक आम आदमी को, ताकि पता तो चले कि प्राइस बढ़ने की वजह क्या है। असल में जी देखिए, दूध की कीमतों का ताल्लुक मेरी आपकी ख्वाहिशात से हरगिज़ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। दूध की कीमतों का ताल्लुक बराह रास्त उसके इनपुट की कीमतों से है। बिल्कुल ठीक। इनपुट की कीमतें बढ़ेंगी, दूध की कीमतें बढ़ती जाएगी। और अवामुन्नास को भी वो जो डेयरी कहते हैं, डेयरी माफिया, डेयरी फार्मर्स की इतनी ज़रूरत या ताकत नहीं है कि वो अपने तौर पर कीमतें बढ़ा सकें या गवर्नमेंट के रेट को चैलेंज कर सकें। डेयरी फार्मर्स जो इजाफा करते हैं, वो जब दिवालिया हो रहे होंगे या वो ये देख रहे होंगे कि हम यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते, तो ही वो इजाफा करते हैं कीमतों में। तो बहुत ज़रूरी है हम सब इन चीज़ों को समझ लें। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। उसके लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जी पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क है और लाइव स्टॉक की दौलत से माला माल है। और पाकिस्तान के शहरी, खुसूसन पंजाब के तमाम शहरों के लोग जाली दूध पी रहे हैं, जो जहाँ पे 70% लाइव स्टॉक है। तो ये इदारों की मुजरमाना गफलत है, इदारों में मौजूद करप्ट लोगों की। और ज़ाहिर सी बात है, उससे इदारे भी बदनाम हो रहे हैं। जो बहुत अच्छे अफसरान थे, उन्होंने नई गवर्नमेंट आती उन्होंने एक तरफ कर दिया। और ज़ाहिर सी बात है, यहाँ मामला जाति पसंद और नापसंद की बुनियाद पर चलते हैं। तो दूध की जो कीमतों की बात की आपने, अब देखें, जो मैंने एक्सपोर्ट बताया, जब मेरे लिए चारा बाहर चला जाएगा, मेरे लिए उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। आपको ज़रूरत इस चीज़ की, आप चारे की कीमतें कम करें, आप जानवर की कीमत कम करें। शहरों के जो डेयरी फार्मर्स हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो दूध की कीमतों पे इम्पैक्ट आता, वो आता उनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट, क्योंकि उन्हें वो जानवर रिसाइकिल करने के लिए उनके पास जगह नहीं है कि जी उससे नया बच्चा ले सके। मादा जानवर से जो 10 साल तक मज़ीद एक मादा जानवर बच्चे दे सकती, वो उसे स्लॉटर करते हैं 270 डेज़ बाद। तो इसके लिए सूबाई गवर्नमेंट के को भी अहम इक़दाम करने चाहिए। हम ये लाइव स्टॉक एक्सपो चल रहा है, इसमें 12 मुतालबात हमने किए हैं। हमने अपने मिनिस्टर लाइव स्टॉक से, CM साहब से, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से कि जी अब तक कोई नई कैटल कॉलोनी नहीं बसाई गई, आप कैटल कॉलोनीज बसाएं। देखें, दूध हर घर की ज़रूरत है, हर बच्चे की ज़रूरत है, हर बूढ़े की ज़रूरत है। मीर साहब ने कहा ना, अभी एक्सपेंशन बड़ी हो गई है, शहरी आबादी बढ़ती जा रही है, जगह कम हो। अब CPAC भी मुकम्मल होने ही वाला है तकरीबन। सेंट्रल एशिया की मंडियों तक आपकी रसाई हो जाएगी। आपके पास दूध और गोश्त नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उठा सकेंगे। देखिए, डेयरी फार्मर्स के पास दूध होगा तो वो आपको पिलाएंगे ना, उन्हें जहाँ से कीमत ज़्यादा मिलेगी वो उन्हें देंगे। ठीक। आप कोशिश ये कर रहे हैं कि जी मिनिमम पास्चराइज एक्ट लाएं, जबकि ये बात तयशुदा है कि हमारी जितनी कंपनीज हैं, इन्होंने पॉलिसी मेकर्स के साथ मिल के जो कवानीन हैं वो ऐसे बनाए हैं जिसमें पाउडर, स्किम मिल्क, वे पाउडर को दूध करार दिया गया जी। हम डेयरी फार्मर्स से इनकी एक लीटर की भी परचेज नहीं है, कमर्शियल डेयरी फार्मर्स से। और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट्स में ये साबित हुआ है कि जी एक कंपनी की 5 लाख लीटर की परचेज थी, 85 लाख लीटर की सेल्स थी। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि 80 लाख लीटर दूध कहाँ से बढ़ा। एक कंपनी की 3 लाख लीटर दूध की परचेज थी कारपोरेट डेयरी फार्मर्स से, और 63 लाख लीटर की सेल्स थी। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि जी 60 लाख लीटर दूध कहाँ से बढ़ा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ये देखें कि आखिर को ऐसी कौन सी वजूहात रही कि दुनिया का चौथा बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क, वहाँ आपने खुश्क दूध इंपोर्ट कर करके अंबार लगा दिए उसके। सबसे ज़्यादा दूध आपने इंपोर्ट किया अमूल से, इंडिया से। इंडिया की एक कंपनी है। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है, इस पर इंक्वायरीज होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। पाकिस्तान के डेयरी फार्मर्स को, पाकिस्तान के कैटल फार्मर्स को, पाकिस्तान के पोल्ट्री फार्मर्स को कैसे तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया गया। तो इन सब पे काम होना चाहिए और ख़ास तौर पे नैब को और दीगर FIA को इन पर कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, देखें, जो डेयरी सेक्टर था उसे मसनूई बैसाखियों पे खड़ा किया गया आज से 25 साल पहले। ठीक। वो कैसे कि एक इंजेक्शन रजिस्टर्ड किया गया बूस्टन के नाम पे, और वो 25 साल जानवरों को लगता रहा और एक फैसले की बुनियाद पे बंद कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस साकिब निसार। जैसी वो इंजेक्शन बंद हुआ, आपकी पैदावार धड़ाम नीचे आ गई।
जो देखें जो मईशतें मसनूई बैसाखियों पे खड़ी हों वो मुस्तकिल और पायदार नहीं होती। तो हमें अपने जानवरों को इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमारे चारों सूबे महकमा लाइव स्टॉक को, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को डिसीजन लेने होंगे। और ख़ास तौर पे पीएम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हमारी बातों को सुने, हमारे मुतालबात पे गौर करें। अगर वो गौर नहीं करेंगे तो नुकसान उनकी गवर्नमेंट्स को होगा, वफाकी गवर्नमेंट को भी होगा और सूबाई गवर्नमेंट्स को भी होगा। जी बिल्कुल ठीक है। प्राइस पैरिटी अगर कंट्रोल में नहीं होगी तो फिर जनाब यही होगा जो अब हो रहा है और कंट्रोल होती नज़र नहीं आ रही। मेरे साहब ये तो बड़ा एक आम मसला है। कुछ देर पहले आपने अपनी एक मीटिंग का तस्करा किया था, बात वहीं पे आ गई। मेरी ये समझ में आता है कि अगर टेक्निकल लोग होंगे ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो मामलात को समझते होंगे तो फिर शायद पॉलिसी मेकिंग हो सकेगी। अब मसला ये कि जो दांत की डॉक्टरी कर कर आ रहा है उसको आप अगर हार्ट का सर्जन बनाएंगे तो नतीजा ये निकलेगा फिर जिसका भी गुजर साहब ने तस्करा किया है। अच्छा इसमें ये है कि देखें, हमने देखा है कि जो ब्यूरोक्रेसी की बात है उसमें जो केडर होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा मोस्टली हमने देखा जो महकमों के सरबराह आते हैं वो बहरहाल ऐसे ही होता है कि उन्होंने कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने उसमें काम नहीं किया होता। वो किसी ना मतलब वो उनका एक्सपीरियंस फ़र्ज़ करें कॉमर्स साइड का आदमी है जी, तो आप उसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में ले आते हैं, ठीक है। या एक बंदा डाकखाने में रहा है थ्रू आउट, यानी कि उसने कार्गो का उसका एक्सपीरियंस है, उसको उस हवाले से कोरियर का एक्सपीरियंस है, किस तरह तरसील होती हैं चीज़ें उसका एक्सपीरियंस है। तो कोई ना कोई सिलसिला हुआ या कोई उसका हाथ पड़ गया तो वो ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे हाथ पड़ गया तो हाथ पड़ता है तो वो ऐसे आके टेक्निकल साइड पे बैठ गया तो उसको समझने में कितना टाइम लगेगा अल्लाह ही जानता है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर जाके वो पहले उस शोबे को समझेगा। आप देखें इनका एक शोबा है और डेयरी का है, ठीक है, एक अरसे से ये इसमें काम कर रहे हैं, इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है बहुत सी मालूमात है इनके पास जो भरे हुए हैं यार ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ये है कि अगर हम आज शुरू करें तो हो सकता है हम 5 साल के बाद इनकी मालूमात तक पहुँचे, ठीक है। तो ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्टेक होल्डर है, असल बात यही की जाती है कि जब आप पॉलिसी बनाएं, अब हमने उस मीटिंग में भी ये बात हुई जी जी बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब से, तो यही हुआ था कि देखें जी जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है तो उसमें जब तक स्टेक होल्डर्स के साथ आप इंटरेक्ट नहीं करते तब तक वो आप सही पॉलिसी और उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जा ही नहीं सकते। ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना कि जब मैं ताजर बरादरी की बात कर रहा हूँ तो उसमें ये भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इनके हवाले से जो चीज़ बनानी है या किसी भी बनानी तो आप उनको पहले ही मरले में ये ना कहें कि जी ये लोग जो हैं ये ठीक नहीं है, ठीक है, और ये जी इस तरह कर रहे हैं। नहीं, आप उनके बारे में भी हुस्न ज़न रखें। अगर आप अपने बारे में रखते हैं जी हम तो बेहतर हैं लेकिन दूसरे लोग ख़राब हैं, ठीक है। अब हम यही कह रहे हैं ना, ऑलमोस्ट हम पूरे मुआशरे में अगर बात करें तो हमारी एक रुझान यही है कि हर कोई अपने आप को ठीक कहते हुए दूसरों को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये हमारा अमूमी रुझान है, कौमी ये मसला हो गया ना। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर वाकई ही एक मसले को हल करने वाले जो लोग जिसके हाथ में जो ऐसी चीज़ होती है तो वो कोशिश करे कि वो स्टेक होल्डर्स को जो है वो शामिल करें। अब हम मीडिया की बात कर देता हूँ तो ये भी हमने जिक्र किया था कि हमारे भी मसाइल हैं जी। मीडिया इंडस्ट्री जो है उसने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है और कोविड में बहुत ज़्यादा हुई है। बिल्कुल ठीक। अखबारात ने भी किया है, चैनल्स ने भी किया है और ठीक है एक डिजिटल मीडिया आया है, कुछ उसको फ़ायदे भी हुए हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री जो है उसे दुनिया देखती है कि यहाँ पे अखबारात में क्या छप रहा है, ठीक है। उसकी एक रिपोर्ट्स जो होती हैं वो मोस्टली थिंक टैंक्स जो हैं वो अपने रिसर्च के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह है कि आप देखें कि क्या जब बात है कि अखबार जो है जो सस्ता मिलना चाहिए वो अखबार घर में किसी को 50 रुपए का पड़ रहा है जी, पब्लिशर और किसी को 60 का पड़ रहा है, किसी को 40 का पड़ रहा है और उसने बेचना कितने का है, 4 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, ठीक है। और फिर उसने एडवर्टीजमेंट से वो पैसे अपने कवर करने हैं। ये ही मॉडल है, ठीक है। अब ये है कि बहुत सा जो एडवर्टीजमेंट है वो गवर्नमेंट के पास भी है। गवर्नमेंट जो है वो अगर उसको रोक देती है जो रोका हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और या उसकी पेमेंट्स रोक देती है जो कि रोकी हुई हैं, तो फिर वो मॉडल जो है वो आप डिस्ट्रॉय हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिर्फ वो इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय नहीं हो रही
बल्कि आप ये देखें कि उससे वाबस्ता लोग जो हैं उनके रोजगार जो हैं वो खत्म हुए। बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा ये जो फार्मूले आपने भाई नए बनाए, इसमें आपने स्टेक होल्डर के साथ कितना डिस्कस किया, कैसे उनको जो है ना आपने बताया कि ये कैसे चलेगा, और आपको कैसे लगता है कि ये पहले सिस्टम से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर आप ये देखते हैं ना, मैं एक और चीज इसको इससे देखता हूँ कि जो अभी इन्होंने मुतालबा कर दिया कि नैब को कहा जाए, मैं कहता हूं कि नैब से दुनिया पहले इस तरह तंग है कि नैब के पास एक ही फार्मूला है जी, कि वो पहले पकड़ लेते हैं, बाद में पूछते हैं कि क्या मसला है। ठीक है, उनकी रिसर्च जो आपने बात बड़ी अच्छी की शुरू में कि दुनिया में क्या है, पहले एविडेंस जमा करते हैं, उसके बाद पकड़ते हैं, फिर गुंजाइश खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो लिहाजा जो हमारा ऑल सारा एक सिस्टम है ना, उसमें बहुत सी चीजें हमने गुडमिट की हुई हैं। ऐसे ही ठीक है। अब हम ये नहीं, इतनी मेहनत कौन करता है? ठीक। मुझे आप बताएं कि रोजाना अगर 2-4 FIR हो रही हैं एक पुलिस स्टेशन में, तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं यार कुछ नहीं है, बस जितने लोग हैं ना इससे रिलेटेड सबको पकड़ के ले आओ। बिल्कुल ठीक है। और फिर यहाँ पे तय करेंगे कि वाकया क्या हुआ था, और इसके जो है ना सच्चा कौन था, झूठा कौन था, फलां क्या था, फिर ये। ठीक है, इतनी मेहनत एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके पास 20-20 केस पड़े हुए हैं या 30-30 पड़े हैं, उसका तो इतनी कैपेसिटी नहीं है काम करने की। सही बात है। लिहाजा ये हमें बहुत सी चीजें जो हैं वो पावर्स डेलीगेट करनी पड़ेगी। ऐसे ही है, बहुत से काम जो हैं वो डेलीगेट करने पड़ेंगे। सारी चीजें ना फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है, बल्कि उसके जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत से काम जो है उसको आप देंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए रिजल्ट्स भी ज्यादा अच्छे निकलेंगे। मैं ज़रा शाकिर उमर गुज्जर साहब से आखिरी एक सवाल जो है वो और ले लूँ, और रमज़ान मुबारक क्योंकि करीब है, अब ये लोग जो हैं अभी से फ़िक्रमंद हैं, जैसे मैं और मीर साहब अभी कुछ देर पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे कि अब 15 दिन बाद एक तलवार जो है सर के ऊपर लटक रही होती है कि इधर पेट्रोल बढ़ेगा। अभी स्पेकुलेशन शुरू हो गई है जी, अब तो बड़ी स्पेकुलेटिव मार्केट हो गई है पेट्रोल वाली भी। तो अब दूध के हवाले से जो कंसर्न है, लोग ये परेशान है कि जी आने वाले वक्त में दूध की कीमत में फिर इजाफा होगा। फरमाइए कि कैसे ये मुमकिन है कि इस प्राइस को यहाँ पर कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि लोग पहले ही जो है बड़ी मुश्किल में जी। असल में जी दूध की कीमतों में 20 रुपये लीटर का इजाफा किया गया था। फिर अवामुन्नास की मुश्किलात को और इन्हें देखते हुए हमने इस पर कंप्रोमाइज़ किया, 10 रुपये लीटर कम की। दूध अब शहर में जो फ़रोख्त हो रहा है 130 रुपये लीटर फ़रोख्त हो रहा है। डेयरी फार्मर्स जो दूध दे रहे हैं दुकानदार को या होलसेलर को 110 रुपये 93 पैसे फी लीटर दे रहे हैं। ठीक है, 19 रुपये लीटर का बीच में मिडल मैन और रिटेलर ले रहा है। ठीक है, और रमज़ानुल मुबारक में तो हम नहीं बढ़ाएंगे दूध की कीमतें। रमज़ानुल मुबारक के 1 माह बाद तकरीबन हम दूध की कीमतों में मज़ीद 20 रुपये का इंशाल्लाह इजाफ़ा करेंगे, क्योंकि दूध की जो इस वक्त कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 149 रुपये है। और ज़ाहिरी सी बात है कि फार्मर एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और मैंने कुछ मुतालबात किए हैं वफाकी गवर्नमेंट से और फिर सूबाई से भी, जो मैं दोहरा दूँ एक मरतबा फिर कि जी अजनास की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दें और शहरों के मज़ाफ़ात में हमें ज़मीनें फराम कर दे सूबाई गवर्नमेंट, जिसकी कीमतें हम अदा करेंगे, ताकि फार्मर नस्ल कशी को रोक सकें, अपने जानवर को रिसाइकिल कर सकें, डेप्रिसिएशन कॉस्ट कम हो जाए। अजनास की कीमतें जैसे ही कम होंगी, हम 1 माह बाद दूध की कीमतों में 20 रुपये लीटर की कमी का ऐलान कर देंगे। ये हमें जगह फराम कर देंगे। जैसे ही हम अपने फार्म वहाँ पे जो रिसाइकलिंग के फार्म है मुंतकिल करेंगे, मज़ीद 20 रुपये लीटर कमी का ऐलान कर सकते हैं हम। तो बहुत ज़रूरी है कि सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट हमारे मुतालबात पर गौर करे, ताकि दूध की कीमतें एक जगह पर रुक सकें, दूध, गोश्त और मुर्गी की कीमतें। तो अजनास की कीमतें अगर ये कंट्रोल कर लेते हैं, अगर एक्सपोर्ट बंद भी ना करें, जैसे दूध की कीमतों को प्राइस कैपिंग की जद में रखा हुआ है इन्होंने, अजनास की कीमतों को भी कंट्रोल करें। अजनास की कीमतों को ये नहीं रोक सकते कि तो हम दूध, गोश्त किसी भी कीमत को नहीं रोक सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलें ये फाइनल वर्ड था। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर उमर गुज्जर साहब कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बड़ी तफसील से इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे गुफ्तगू रखेंगे। या अवामी मसला है और लोग ये जानना चाहते हैं कि जो कीमतों में इजाफा होता है ना, क्योंकि जो तासुर दिया जाता है, जब हुकूमती नुमाइंदों से सवाल किया जाता है, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल देते हैं। तो आज बहुत सारे लोगों को पता चला होगा 149 रुपये अगर कॉस्ट आ रही है उसकी, तो बेचना उसके लिए 100, 110, 20, 30 कैसे मुमकिन है, और उसके पीछे जो अवामिल हैं वो भी आवाम के लिए जानना ज़रूरी है कि किस वजह से जो प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। तो ये अच्छा किया आज आपने तमाम चीज़ों की निशानदेही की। जी, चीज़ें रह गई कि देखें, अब जो अजनास की कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जैसे अब हमसे दूध 1 साल एक ही कीमत पर नोटिफिकेशन की बुनियाद पर लेना चाहते हैं,
तमाम अजनास हमें जिस दिन नोटिफिकेशन किया उस रेट पे पूरे साल हमें फराम करते हैं, पूरे साल एक ही कीमत पे हम दूध। ठीक है मीर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये सेनेट वाला मामला जो वो रह गया, लोग सुनना चाहते थे, तो एक निश्चित इंशाल्लाह आगे रखेंगे। ज़रा ये जानने की कोशिश करेंगे, जो आपने एक सवाल था, ये बड़ा सोशल मीडिया पे मुतालबा हो रहा था कि ये जो इतना पैसा खर्च हो रहा है रिकवर कैसे करेंगे। वो बच्चों को पढ़ाते हैं ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर रिटर्न कैसे मिलेगा, ये आपसे समझेंगे। तो नाज़रीन, ये हमारा पहला सेगमेंट था जी। बात हुई कुछ अवामी मसाइल के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो डेयरी फार्मर्स का जो इशू है उसके ऊपर हमने कोशिश की कि प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। अभी दूसरे सेगमेंट की तरफ क्योंकि हमें जाना होगा, तो यहाँ पर एक ब्रेक लेने का वक्त है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।